3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में फिर हुआ हंगामा। एनसीसी आर्मी विंग भर्ती को लेकर उपद्रवी छात्रों ने किया हंगामा, पुलिस ने बजाई लाठी। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मंगलवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी आर्मी विंग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ उपद्रवी छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद महाविद्यालय प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठियां बजाई। वहीं कुछ उपद्रवी छात्रों को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई। मामले की पूरी जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य मुन्नालाल अग्रवाल ने बताया कि एनसीसी आर्मी विंग की भर्ती प्रक्रिया पूर्व में महाविद्यालय में शुरू की गई थी। इसके लिए प्रथम वर्ष के समस्त संकाय के छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए पर्याप्त समय देने के बाद भी 2 बार आवेदन की तिथियों को बढ़ाया गया। आर्मी विंग में कुल 544 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे विद्यार्थी उनके पास आए थे जिनकी जिज्ञासा को शांत किया गया। कुल आवेदनकर्ता विद्यार्थियों में से 158 का चयन हो गया, जिनकी 25 नवंबर को सीओ एनसीसी द्वारा शारीरिक परीक्षा ली जानी है। इससे पूर्व आज महाविद्यालय में कुछ छात्र प्रक्रिया को गलत बताकर बहस करने लगे, जिनके आरोपों पर जब विभागीय सत्यापन कराया गया तो गलती विद्यार्थियों की ही पाई गई। लिहाजा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक कल 25 नवंबर को एनसीसी सीओ द्वारा फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हंगामा करने वाले छात्रों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की गई है। वहीं उपद्रवी छात्रों के विरुद्ध महाविद्यालय की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में 19 नवंबर को हर्ष लांबा और उसके साथियों द्वारा कॉलेज में प्रवेश पर पाबंदी के बावजूद जबरन प्राचार्य से अभद्रता कर केक काटने की घटना को भी अंजाम दिया गया था। आज छात्र हर्ष लांबा को पुलिस उपद्रव करने के आरोप में अपने साथ पकड़कर ले गई। वहीं प्राचार्य अग्रवाल ने बताया कि अब कॉलेज की अनुशासन कमेटी भी इन छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। सर, क्या मामला था? एनसीसी आर्मी विंग की भर्ती प्रक्रिया महाविद्यालय में पूर्व में प्रारंभ कर दी गई थी। इस हेतु प्रथम वर्ष के सभी संकाय के छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र ऑनलाइन गूगल पर मांगे गए थे। इसके लिए पर्याप्त समय देने के पश्चात 2 बार डेट्स भी बढ़ाई गई थी और आर्मी विंग में 544 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। कुछ विद्यार्थी जो आवेदन नहीं कर पाए वो कल मेरे पास 1-2 आए थे कि हम आवेदन नहीं कर पाए, डेट नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये एनसीसी के अधीन कार्य आता है। उन्होंने चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन की थी। उसमें कुल कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? 158 का सिलेक्शन हुआ और उनकी फिजिकल जो कार्यक्रम है वो सीओ एनसीसी द्वारा 25 तारीख को निर्धारित किया गया है। जो वंचित विद्यार्थी थे या एग्ज़ाम में भाग नहीं ले पाए, उस कारण कुछ विद्यार्थी महाविद्यालय में आए और उनके प्रतिनिधि मंडल से मैंने बात की और कहा अगर एनसीसी के लेवल पे कोई गलती हुई है तो उसे सुधार दिया जाएगा। लेकिन उनके एक आध के जब बात करी तो गलती विद्यार्थियों के स्तर पर थी
और चयन प्रक्रिया कल जारी रहेगी। सर, ये आए दिन बदतमीजी और कहते हैं आज भी कुछ इस तरह से बदतमीजी हुई है कॉलेज में, उनको पुलिस के हवाले भी कराया गया। उनको पुलिस ले गई है और इसके लिए अभी एक FIR भी दर्ज करवा रहे हैं। सर, पहले भी कुछ दिन पहले इसी छात्र ने केक काटा था लंबा। इसी छात्र ने केक काटा था, जब तक पुलिस आई थी ये भग गया था, अतिरिक्त जाब्ता आया था। तो अब इस संबंध में तो महाविद्यालय स्तर पर अनुशासन समिति की बैठक कर जो भी कार्यवाही होगी इस छात्र के खिलाफ की जाएगी। सर, कोविड का समय चल रहा है कि जो 144 ज़्यादा लग रही है, अभी छात्र कितने ज़्यादा आए थे, किस तरह? कोविड के अंतर्गत छात्रों का प्रवेश पूर्णतः निषेध है। ये कुछ छात्र जो आ गए थे उनको यहाँ से बाहर किया गया और कुछ छात्र जो अभद्र व्यवहार कर रहे थे उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई। FIR कर रहे हो आप लोग? हाँ, FIR की प्रक्रिया कर रहे हैं। बच्चों के साथ कुकर्म करने वाले गुलकंद फैक्ट्री संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित नाबालिग बच्चे के 164 के बयान दर्ज होने के बाद पॉस्को सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गुलकंद फैक्ट्री संचालक नवाब का बेड़ा निवासी राधा किशन उर्फ बाबू भाई को नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि आज थाने पर बच्चे के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर बच्चे के 164 के बयान दर्ज कराए गए। अभी और कोई पीड़ित बच्चा सामने नहीं आया है, आएगा तो उनके द्वारा दी जाने वाली शिकायत पर भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के कुछ जागरूक नागरिकों ने आरोपी की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन प्रकरण दर्ज नहीं होने के चलते उसे शांति भंग करने के आरोप में ही गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब शिकायत मिलने पर पॉस्को सहित कुकर्म करने के आरोप में विभिन्न धाराएं जोड़कर जांच शुरू कर दी गई है। जी सर, क्या मामला था पूरा? ये थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने प्रकरण दर्ज कराया था कि साहब एक राधा किशन उर्फ बाबू भाई जो नवाब का बेड़ा का रहने वाला है, उसने मेरे बच्चे के साथ 3 बार गलत काम किया है। और जब बच्चे के व्यवहार में चेंज आया और हमने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि राधा किशन ने मेरे साथ गलत काम किया है। इस पर हमने प्रकरण दर्ज किया और चूंकि कल पब्लिक ने उसको पकड़ के पुलिस को सुपुर्द किया था तो उस समय शांति भंग में हमने उसको गिरफ्तार किया और इसके बाद में आज बच्चे के 164 के बयान होने के बाद में उसकी गिरफ्तारी प्रकरण में की जाएगी। सर, और बच्चे भी हैं क्या? अभी ये तफ्तीश कर रहे हैं कि और बच्चे भी, क्योंकि कई सामने नहीं आए अभी तक हमारे पास। जब भी अगर अन्य कोई बच्चा भी सामने आएगा तो उसका भी इसमें बयान शामिल किए जाए। तो सुनने में आया अपने आप को ये पुलिस वाला बताता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक घर पे अपने गुलकंद का छोटा मोटा काम करता है और कोई पुलिस वाला तो इसने नहीं बताया किसी को। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के लिए NSUI छात्रों ने किया हवन, पर पुत्र के लिए नहीं की प्रार्थना। कॉलेज ही है राजनीति की पहली पाठशाला, यहीं सिखाया जाता है कि राजनीति में क्या क्या और कब कब करना है। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। राजनीति में क्या क्या करना पड़ता है, इन सब की ट्रेनिंग छात्र जीवन से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी राजनीति की पहली पाठशाला छात्र राजनीति ही है। जिन चिकित्सा मंत्री ने खुद अपनी सरकार की गाइडलाइन की पालना नहीं की और कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आज NSUI के छात्रों ने हवन यज्ञ कर डाला।
4 दिनों तक केकड़ी में ग्रामीणों की भीड़ के बीच चुनाव प्रचार कर रहे प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और उनके बेटे सागर शर्मा कोरोना की चपेट में आने के बाद अब अपना इलाज जयपुर RUHS अस्पताल में करा रहे हैं। मंत्री जी ने चुनाव प्रचार में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मंत्री जी पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए उनकी सेहत के लिए हवन यज्ञ करने से राजनीति में नंबर बढ़ जाएंगे। वरना अजमेर में रोजाना सैकड़ों पॉजिटिव हो रहे हैं, कईयों की मौत हो रही है, अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई है, पर उन पर बोलने से शायद राजनीति में चमक ना आए, इसलिए क्या और क्यों बोला जाए। मंत्री जी के साथ उनके बेटे सागर शर्मा भी उसी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई। इससे पता चलता है कि राजनीति में क्या और क्यों और कब करना पड़ता है। अजमेर NSUA के कार्यकर्ताओं ने हमारे राजस्थान के यशस्वी चिकित्सा मंत्री जी श्री रघु जी शर्मा, जो इस कोरोना महामारी के कारण कल पॉजिटिव हो गए थे, इसके तहत आज मंत्री जी के गृह नगर अजमेर में हमने हवन करवाया है और ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि पूरे राजस्थान से इस महामारी के दौर में पूरे राजस्थान में एक दीवार की तौर पर सभी जनों का रक्षा करने वाले आज मंत्री जी, जो स्वयं कोरोना पॉजिटिव आ गए, जनता की सेवा करते करते, भगवान और ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करे, ताकि वो फिर से जनता की सेवा में पुनर्विचार और उसी ऊर्जा के साथ आ सके और फिर से इस राजस्थान को इस भयंकर महामारी के दौर से निकालने में सक्षम हो। इसलिए आज अजमेर NSUA के साथियों ने हवन करवा के उनके लिए ये भगवान से प्रार्थना की है कि वो जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो जाए। आज अजमेर NSUA परिवार द्वारा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे नेता रघु शर्मा जी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट परसों आई थी, तो आज भगवान से हवन के तहत हमने भगवान से प्रार्थना की है कि उनको वह जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच वापस लौटे। आज मंत्री जी ने इस कोरोना महामारी के चलते किस तरह से इस कोरोना से लड़ते हुए अनेकों सैकड़ों राजस्थान के जवानों की जान बचाई है, उनके काम को काबिल तारीफ है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्द वो स्वस्थ हो और उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आए, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना की है हवन करके। आज कौन से मंदिर में हवन किया? आज सुभाष नगर उद्यान में महादेव के मंदिर में हवन किया हमने। पाटीदार व कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल को फूल चादर के साथ जियारत कराने वाले खादिम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। खादिम शाह फैजल नियाजी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन और धारा 5 महामारी अधिनियम के तहत आरोप पंजीकृत। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 21 नवंबर को अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत करने आए गुजरात के पाटीदार और कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल को जियारत के दौरान पाबंदी के बावजूद फूल चादर से जियारत कराने के मामले में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए खादिम शाह फैजल नियाजी के विरुद्ध धारा 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और धारा 5 राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तेवतिया ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर पाबंदी के बावजूद दरगाह में फूल चादर ले जाना और मेहमान के साथ मुख्य द्वार पर फोटो खिंचवाना कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि दरगाह में सिर्फ दुआ की जा सकती है। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अभी फूल चादर और प्रसाद पेश करने पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में मेहमान के साथ फूल चादर लेकर जियारत कराने के मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू की गई है। जी सर, किस तरह का मामला दरगाह में आया और क्या मामला दरगाह थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज हुआ है। ये महामारी अध्यादेश 2020 और 2005 के जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत है। ये प्रकरण है जो दरगाह में फूल और चादर चढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
उस चीज़ का उल्लंघन किया गया था। ज़ायरीन आए हुए थे, उनको उनके खादिम ने फूल और चादर दरगाह पे चढ़ाए। इस पर प्रकरण है थाना दरगाह में दर्ज किया गया है। संबंध के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद। सर, इसमें कौन व्यक्ति दरगाह जियारत करने आया था और किस खादिम ने इनको जियारत कराई थी? या थाने से पता कर लें। फैजल है जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज। गंज इलाके में राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय भवन बना क्षेत्रवासियों के लिए सिरदर्द। भवन की जर्जर हालत से क्षेत्रवासी हैं खौफजदा, छात्रों के ऊपर भी है संकट। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गंज स्थित राजकीय सुभाष माध्यमिक विद्यालय भवन की जर्जर हालत के चलते क्षेत्रवासी खासे खौफजदा हैं। कई दफा शासन प्रशासन को लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहां पढ़ने वाले बच्चों की जान के साथ ही क्षेत्र के लोगों की जान पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये मामला ये है कि सर हमारे पड़ोस के अंदर ये सुभाष माध्यमिक विद्यालय चल रहा है। इसके अंदर जर्जर अवस्था है। काफ़ी सालों से नीचे बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। हमने प्रशासन को काफ़ी बार चेताया, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। सर नगर निगम पे हम गए, कलेक्टेड हम गए, नगर निगम कहता है हमारे हाथ की बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि नगर निगम ने नोटिस निकाला था कि इस जर्जर अवस्था को या तो ठीक किया जाए या फिर बिल्डिंग को गिराया जाए। अभी तक किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं लिया है। साथ ही ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग है यह एक प्राइवेट ऑनर जो मालिक है उसके हाथ के अंदर है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट जो प्रॉपर्टी मालिक है उन दोनों के मध्य केस चल रहा है और ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। परंतु इस दो पार्टों के बीच के अंदर हम पूरी जनता पिस रही है। हमारे घरों के 500-700 जो मीटर की परिधि है उसके अंदर नींवों में पानी मर रहा है। हमारी मेन प्रॉब्लम यह है। साथ ही साथ में जर्जर अवस्था के अंदर ये माध्यमिक विद्यालय जो चल रहा है, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वह कभी भी अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कभी भी कोई घटना, हम लोग ये चाहते हैं सर बस बेसमेंट में जो पानी है ये साफ हो जाए और इसकी भराई हो जाए, बस हमें ये चाहिए सर। कल भी आप ज्ञापन दे के आए थे नगर निगम में। हम लोग पूरे मोहल्लेवासी गए थे नगर निगम के लिए और उसके अंदर यही कहा था सब नगर निगम ने हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि जर्जर भवन मालिक भागचंद सोनी और शिक्षा विभाग सरकार के बीच विवाद का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए नगर निगम ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। निगम प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अब हमारे बस में कुछ भी नहीं। लगभग 2 साल पूर्व भवन को गिराने के लिए नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। भवन के नीचे पानी बहता रहता है, जिससे आसपास के सभी मकानों में सीलन बनी रहती है। साथ ही मकानों की नींव भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी है, इसलिए हर वक्त जान का खतरा मंडराता रहता है। आज मोहल्ला जागरूक समिति के लोगों ने इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुँचाई है। अब देखना होगा कि कोई विभाग इनकी सुन लेता है या नहीं। मामला प्रॉब्लम ये है कि ये स्कूल जो है पूरी जर्जर इमारत है। इसमें नगर निगम और शिक्षा विभाग इसके अंदर लापरवाही बरत रहा है। उपरांत इसकी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। मोहल्ले के सदस्य द्वारा कई बार यहाँ पर सूचना दे रखी है। इसके बेसमेंट में कम से कम ये स्थिति है कि मतलब इस प्रकार का तालाब है, इसके अंदर हाथी तैर सकते हैं। स्थिति बड़ी जर्जर है। उस उपरांत ये स्कूल चल रहा है, इसके अंदर बच्चे
10वीं क्लास के आते हैं, पढ़ते हैं, और उसका मेन गेट देखो आप, बिल्कुल जर्जर, अभी जर्जर स्थिति के अंदर है, पिछली बार ही गिर चुका है, और पीछे का ही भाग मतलब जर्जर स्थिति के अंदर है। कभी मतलब कैजुअलिटी वगैरह हो सकती है इसके अंदर, स्कूल के अंदर। प्रशासन को उसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे डरे आप जल्दी लोग से। यहाँ पे रहते हो? डर तो क्या, बहुत स्थिति गंभीर है सर, अब की ये बारिश में गिर भी सकता है। और प्रेजेंट टाइम में ये क्या, जो स्कूल का अधिकारी है कोई मतलब आगे शिक्षा विभाग को सूचना वगैरह ना दे पा रहे हैं, और इससे मोहल्ले के सभी वासी बड़े बहुत परेशान है सर। पानी कहाँ से आता है? पानी नीचे प्राकृतिक नीचे से, इसका देखभाल करते नहीं है। स्कूल ने आगे तरफ से इसकी पर्दी खिंचा रखी, उसको ब्लाइंड कर रखा था। जो नीचे स्कूल क्लास वगैरह बनी है, इनने अपनी तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों ने उस क्लास को मतलब बंद कर रखा ऊपर से, और नीचे जब पानी प्राकृतिक भर जाता है। नगर निगम ने अभी महीने भर पहले तो खाली भी कराया था। खाली कराने के बाद 10 घंटे इसमें ट्यूबवेल चला था, उसके बाद ये 4 घंटे में वापस भर चुका है। अच्छा, कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये सब कम से कम 150-200 साल पुरानी बिल्डिंग है। 150 साल। क्या मानते हो आपने कितनी बार शिकायत दी थी? 2 साल से शिकायत कर रहे हैं सर प्रशासन को, इसकी कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई सुनवाई है। क्या चाहते हो आप? चाहते ही है कि इसका मतलब जल्द से जल्द निपटारा हो, या तो इसमें सुधार किया जाए, या इसकी बेसमेंट की भराई की जाए, बस यही है। कौन सी जगह ये स्कूल? ये गंज। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी आर्मी विंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर मामले ने पकड़ा तूल। व्याख्याताओं के साथ बदसलूकी के आरोप में पुलिस ने किया एबीवीपी के छात्रों को गिरफ्तार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। एनसीसी आर्मी विंग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगा रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा कॉलेज के व्याख्याता विनय कुमार और मनोज कुमार के साथ की गई अभद्रता के मामले में क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री आशूराम डुकिया और इकाई अध्यक्ष हर्ष लांबा को धारा 151 के तहत शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थाने के एएसआई ने बताया कि प्राचार्य को इजाज़त लेकर ज्ञापन देने गए एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल के बाद इन 2 छात्रों ने वहां कॉलेज व्याख्याताओं के साथ अभद्रता की, जिस पर कॉलेज द्वारा मिली शिकायत के आधार पर छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। बताइए सर, क्या मामला हुआ था जीसीए कॉलेज में? जीसीए कॉलेज में ये एनसीसी के एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर के और कुछ छात्रों ने एबीवीपी के लेटर पैड पर ज्ञापन देने की कही, जिस पर 5 आदमियों को ज्ञापन देने के लिए सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए जाने के लिए परमिशन दी गई थी। उस पर वो ज्ञापन दे करके वापस आ गए। उसके उपरांत कुछ छात्र, जिनमें आशूराम डुकिया व हर्ष लांबा, ये पुनः वापस कॉलेज प्रशासन से जाकर के इसी बात को लेकर के बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने कॉलेज के व्याख्याता श्री विनय कुमार और मनोज कुमार के साथ अभद्रता करने की कोशिश की, वह शांति भंग की। कॉलेज प्रशासन के द्वारा सूचना दी गई, जिस पर इनको 151 सीआरपीसी के तहत शांति भंग में मौके पर गिरफ्तार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ उड़ाई? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ के बारे में ऐसा कुछ नहीं था, ये दूर दूर थे, लेकिन दोनों ये छात्र ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए इनको शांति भंग किया गया।
वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ अध्यक्ष विकास गौरा ने बताया कि एबीवीपी के छात्रों ने जब एनसीसी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहे छात्रों के लिए आवाज बुलंद की तो उनके खिलाफ द्वेषतावश कॉलेज ने ऐसा कदम उठाया है, जबकि छात्र हित के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता प्राचार्य को ज्ञापन देने गए थे। बताइए किस मामले को लेके गए थे, क्या मामला? आज हम जो कल एनसीसी 11th राज्य की भर्ती उसमें कई विद्यार्थी इस वजह से वंचित रह गए, उनके पास मैसेज नहीं पहुंच पाया और ऑनलाइन जो परीक्षा थी उसमें क्या कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाए। तो उन विद्यार्थियों की समस्या थी कि वो वापस एनसीसी का दौड़ उसमें सम्मिलित होने के लिए उनको एक और मौका दिया जाए, ये इस विषय में ज्ञापन देने गए थे। और दूसरा विषय था जो बाहर गेट के बाहर इंदिरा गांधी तस्वीर लगाकर अजमेर NSY लिख रखा है तो वो शिक्षण संस्थान से उसको हटाया जाए और उस पर जो अजमेर NSY लिखा है उसको हटा के पुतवाया जाए। क्या मानते हो आपने सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां हो रही, वहाँ पर 5 आदमी की परमिशन दी, आप 10-12 जनों से ज़्यादा थे? हम 5 आदमी प्रिंसिपल सर से बात करने गए थे और उनसे विषय में बात की थी। उन्होंने कहा जो भी विद्यार्थियों की समस्या उनसे NO सर है उनसे जो है उनको बताया जाए पूरा विषय। तो जो विद्यार्थियों की जो समस्या थी वो विद्यार्थी उनसे NO सर से मिले थे। अच्छा, तो फिर इनके ऊपर क्यों मुकदमा दर्ज हुआ फिर आपके दोस्त पर? इन पे किसी बात को लेके जब विद्यार्थियों की बातें नहीं माननी जा रही थी तो इन्होंने जब कहा तो उन्होंने विरोध या भेदभावपूर्ण बच्चों को दबाने के लिए इन पे मुकदमा दर्ज कराने की और कार्रवाई करने की। कौन बंद हुए आपके? हमारे महानगर मंत्री आशुराम जी ढूकिया और इकाई अध्यक्ष हर्ष जी लांबा है। एसओजी डीआईजी शरद कविराज ने अजमेर सेंट्रल जेल का किया निरीक्षण। डीओआईटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेक्नोलॉजी से सुरक्षा को लेकर की मीटिंग। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। मंगलवार को एसओजी डीआईजी शरद कविराज अजमेर की सेंट्रल जेल पहुंचे। यहां उन्होंने डीओआईटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जेल का संयुक्त निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा परखा। मीडिया से बात करते हुए शरद कविराज ने बताया कि जेलों में टेक्नोलॉजी के आधार पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह विजिट की गई है। इसके तहत टेक्नोलॉजी और सतर्कता दोनों को मर्ज कर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भी कुख्यात अपराधी लॉरेंस विश्नोई के अजमेर जेल में हस्तांतरण के दौरान उसके बैग से मोबाइल सिम आदि सामग्री मिली थी, जिसके बाद एसओजी ने उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। एक सवाल के जवाब में कविराज ने कहा कि आजकल 2G से 5G सिग्नल के आने से जैमर कार्य नहीं कर पा रहे, उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश की जेलों में टेक्नोलॉजी के आधार पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक और राष्ट्रदीप, जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हाय, आज मेरी विजिट इसी के लिए है। हम डीओआईटी के सीनियर अधिकारियों के साथ में जॉइंट विजिट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और किस तरह से जेलों को ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके। तो आज की विजिट का पर्पस यही है मेरा अजमेर आने का। पिछले 2 दिन पहले लॉरेंस के पास भी मोबाइल मिला है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कमजोरी नजर आ रही है। हाँ, देखिए मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उसको एसओजी क्लोजली मॉनिटर भी करेगी और टेक्नोलॉजी और सतर्कता इसके कॉम्बिनेशन के साथ में कैसे सुधार कर सकते हैं, इसी पे हम लोगों का सोच है। आज सरकार के लेवल पर सीएम साहब भी जो हैं प्रिजन डिपार्टमेंट का आज रिव्यू कर रहे हैं, तो आने वाले समय में चीज़ें सुधार होंगी। क्या लगता है सर, जैमर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं जेलों में? जैमर्स में क्या है, 2G, 3G, 4G, 5G कई तरह के टेक्नोलॉजीज हैं, तो सारे के सारे सिंगल जैमर नहीं कर पा रहे। तो उसको भी आज हम डीओआईटी के सीनियर अधिकारियों के साथ इसीलिए आए कि इसको पूरे को एक कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू कर लें। ठीक है। पूर्व जिला बार अध्यक्ष राजेश टंडन ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पर बैन लगाने की मांग। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी नहीं होने पर जन आंदोलन की दी चेतावनी।
तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पूर्व जिला बार अध्यक्ष राजेश टंडन ने मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन लगाकर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। टंडन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भारत देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां डॉक्टर, जनरल फिजिशियन और सर्जन को सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति प्रदान कर रखी है, जबकि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, गुजरात सहित काफ़ी राज्यों में प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा रखा है। टंडन का आरोप है कि सरकार से मोटी तनख्वाह लेने वाले सरकारी चिकित्सक अपने बंगलों पर 300 से 500 रुपये फीस लेकर मरीज को अपने पसंद के, या यूं कहें कि जहां कमीशन सेट है वहां भेजकर जांच करवाने और दवा लेने के लिए बाध्य कर खुली लूट खसोट मचा रहे हैं, जिन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। इसलिए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का नारा देने वाले राजस्थान के गांधी अशोक गहलोत तत्काल इन डॉक्टर्स पर प्रतिबंध लगाएं ताकि मुझे जन आंदोलन न करना पड़े। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है और राजस्थान में कहीं पर भी प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। डॉक्टरों की रिटायरमेंट की एज इन्होंने 65 कर दी। नए युवा डॉक्टरों को कोई नौकरी का चांस ही नहीं मिल रहा। युवा डॉक्टर या तो बेचारे प्राइवेट उनमें चले जाते हैं और अगर नहीं जाते तो वो कहीं ना कहीं विदेश चले जाते हैं। पढ़ाने पर, एक डॉक्टर को पढ़ाने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है और जब वो पढ़ लेता है तो नौकरी के अभाव में चला जाता है। डॉक्टर घर पे 300 रुपये फीस लेते हैं, सर्जन ऑपरेशन के 20,000 से ज़्यादा फीस लेते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस के चक्कर में मेडिकल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाते और जब वार्ड का दौरा करते हैं, जब वार्ड का राउंड करते हैं तो उन मरीजों के साथ डॉक्टर बताता ही नहीं है, क्योंकि उसको तो घर जाने की जल्दी रहती है, तो उसको बेकार टालते हैं उस राउंड को। मेरा ये, अगर कोई भी गंभीर मरीज आ जाए तो उसको तुरंत जयपुर, दिल्ली रेफर कर देते हैं। टेलीमेडिसिन के नाम पे कुछ भी नहीं है। और इसके साथ ही ये सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस होने से शिक्षा का स्तर बहुत नीचे आ गया। शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा जब प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो जाए। डॉक्टर पूरा टाइम रहेगा, बच्चों को सिखाएगा, पढ़ाएगा और वार्ड में जाकर के ऑपरेशन थिएटर में जब बच्चों को अंदर ले जाएगा, दिखाएगा, तो उस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बच्चों का स्तर बढ़ेगा, अनुसंधान होगा, नए से नए उसमें प्रयोग होंगे। पहले हमारे समय में अस्पताल सुबह शाम खुलते थे। जब सुबह शाम अस्पताल खुलते थे तो मरीज रात को भी, शाम को डॉक्टर HOD राउंड पे आते थे, तो मरीज को और उसके घर वालों को बड़ी तसल्ली रहती थी कि भी डॉक्टर साहब आएंगे तो दिन भर का हाल बता देंगे। अब ये क्या करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे ये सारी उम्र तो प्रैक्टिस करते हैं, रिटायरमेंट के आखिरी समय में ये बोलते हैं कि साहब हम नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अब हमने बंद कर दी रिटायरमेंट। उससे इनकी पेंशन में 10,000 रुपये फ़र्क हो जाता है। मेरा इस संबंध में ये है कि घरों पे इन्होंने दवाइयों की दुकान खोल रखी, उसमें लाखों रुपए की दवाइयाँ पड़ी हैं। अपनी दवाइयों की दुकान के सिवा कुछ नहीं करते। और मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस का नारा है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो अगर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन करना है तो राजस्थान में भी प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैन लगा देना चाहिए, जैसे सर्वत्र हिंदुस्तान में है। राजस्थान कोई अनोखा प्रदेश, इनकी एक ट्रांसफ़र की बात होती है, ये जाके मंत्रियों को पैसे दे आते हैं, ये दलालों को पैसे दे आते हैं, ये जाकर के वहाँ के विधायकों को पैसे दे आते हैं। इस तरह से पैसा लूटपाट होती है कि इनको मालूम है इनकी 50-50, 60-60 हज़ार की प्रैक्टिस है और अगर एक दिन भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए तो इनकी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। उस चक्कर में भ्रष्टाचार पनपता है। और अगर ये मैंने आज मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया है, मेरे को सारे राजस्थान से रिस्पांस आ रहा है, सारे राजस्थान से लोग मेरे साथ हैं। अगर ये इसको प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद नहीं करेंगे, मैंने महीने भर का एक समय का उचित समय सोच के कर रहा हूँ कि महीने भर में अगर ये प्राइवेट प्रैक्टिस बंद नहीं हुई तो इसको राजस्थान व्यापी जन आंदोलन बनाया जाएगा। और राजस्थान जन आंदोलन में अगर कहीं पर भी ऐसा लगा कि ये जन आंदोलन
में और की, तो मैं इस बीच में आप लोगों के साथ, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से PIL पब्लिक इंटरेस्ट जो है एक लिटिगेशन PIL माननीय उच्च न्यायालय में लगा करके, और वो सारी आप नेट अभी भी खोल के देख सकते हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान के अंदर ही प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ है। जब राजस्थान में भी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हो जाएगी और वहाँ पर सारे लोगों पर जब बैन हो जाएगा, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ जाएंगी, आपकी निःशुल्क दवा योजना, आपकी निःशुल्क जांच योजना सब काम करने लगेगी। आज डॉक्टर हर लैब से कमीशन लेता है, 40% डॉक्टरों की कमीशन है। तो जब अस्पताल में ये सुविधाएं मिलती हैं, अस्पताल में सब कुछ होता है, आज जो भी बाहर दूसरे खुले हुए हैं लैब, वो किस कदर कमा रहे हैं। डॉक्टर जहाँ वो वहीं लिखता है कि आप इस जगह अपना जांच कराइए, आप इस जगह अपनी CT स्कैन कराइए, वहाँ की तो दूसरी जगह की गड़बड़ आती है, क्योंकि वहाँ 40% इनको कमीशन नहीं मिलता है। इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस पे सरकारी डॉक्टरों की, प्राइवेट जो डॉक्टर हैं वो अपने अस्पताल चलाएं, वो चलाएं, सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बैन हो, इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। और मुझे राजस्थान से, बीकानेर से, जयपुर से, जोधपुर से सब तरफ से समाचार आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। मैं इसमें बहुत बड़े स्तर का, बहुत बड़ा वकील ला करके PIL लगाऊंगा और सारे हिंदुस्तान के आंकड़े इकट्ठे कर रहा हूं। ये आंकड़े मिलते ही PIL लगा करके और इसको बैन करूंगा। स्वच्छ भारत मिशन में अजमेर को अच्छी रैंकिंग दिलाने की कवायद में जुटी नगर निगम। अजमेर के चाय बेचने वाले दुकानदारों और ठड़ियों वालों के साथ की बैठक। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। हिंदुस्तान की स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर रैंकिंग लाने की कवायद में इन दिनों नगर निगम जुटा हुआ है। इसी को लेकर मंगलवार को गांधी भवन के सभागार में निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने अजमेर शहर के चाय विक्रेताओं, दुकानदारों और ठड़ियों वालों को बुलाकर एक बैठक आयोजित की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए रलावता ने बताया कि अजमेर शहर के लगभग 40 से ज़्यादा चाय विक्रेताओं से समझाइश की गई है कि वह अगले सोमवार से कुल्हड़ में ही चाय पिलाएंगे। प्लास्टिक के कप में चाय पिलाने पर उनके चालान किए जाएंगे, साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक एक तो पर्यावरण के लिए सही नहीं है, साथ ही प्लास्टिक से कैंसर भी फैलता है। इसलिए चाय विक्रेताओं को समझाया गया है कि अब मिट्टी के बने कुल्हड़ में ही चाय पिलाएं। इससे साफ सफाई भी रहेगी, साथ ही पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। भारत मिशन के तहत जो आने वाले समय दिसंबर और जनवरी में जो हमारी पूरे हिंदुस्तान की जो एक रैंकिंग, जो सिटी रैंकिंग होती है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो शहर की रैंकिंग हमारी जो पिछले बार से बहुत अच्छी आए और पहले 10 में आए, ये पूरी उम्मीद के साथ हम पूरी कार्रवाई इस पे कर रहे हैं। तो इसके तहत आज हमने जो जितने भी अजमेर शहर के चाय की दुकानों पर, ठड़ियों पर जो चाय बेचने वाले हैं, उन्हीं सभी चाय बेचने वाले बंधुओं को हमने यहाँ बुलाया था। करीब 40 से 50 जो जगह से अलग अलग लोग आए हैं। आने के बाद हमने उन्हें मोटिवेट किया, समझाया कि आप प्लास्टिक का जो कप है उस पर चाय आप नहीं दें, उसकी जगह मिट्टी के कुल्हड़ से दें। साथ ही हमने हमारे यहाँ जो हमारे CLC के मेंबर्स हैं, NGO वगैरह हैं, उनको भी हमने बुला लिया था। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जितने भी ये बनाने वाले कुल्हड़ हैं इनसे संपर्क कर रहे हैं और उनको कम रेट पे, जो जितना मार्केट में रेट है उससे कम रेट पे उनको ये प्राप्त हो जाएगी। तो कुल्हड़ मिल जाने से वो कुल्हड़ में ही अपना चाय बेचें। निश्चित रूप से कुल्हड़ के अंदर जो स्वाद भी अच्छा आता है चाय का। तो हमने उन्हें ये कहा कि भाई आप अगर इस तरीके का जो हम अगले सोमवार से, अभी आपको कुछ दिन, हम 2-3 दिन 4 दिन का मैं आपको छूट दे रहे, इन 3-4 दिन में आप कुल्हड़ की व्यवस्था कर लें। जिस रेट में कम से कम आपको मिल रहे हैं वहाँ से ले लें, अन्यथा हमारे जो NGO वगैरह जो रेट में दे रहे हैं, जो मिनिमम रेट में देंगे, उनसे ले लें। और उसके बाद आने वाले सोमवार से अगर कहीं किसी चाय की थड़ी पे प्लास्टिक का कप पाया गया, बेचते हुए पाए गए, तो निश्चित रूप से उनका हम सामान जब्त करेंगे और उन्हें वहाँ से हटाएंगे।
प्लास्टिक के गिलास में क्या दिक्कत आ रही है? प्लास्टिक का आप देखिए, पर्यावरण जो बोल रहा है पूरा हिंदुस्तान में प्लास्टिक हटाओ के जो नारे लग रहे हैं। प्लास्टिक निश्चित रूप से एक तो नालियों में जाके कचरा इकट्ठा हो जाता है, जब प्लास्टिक का कचरा नालियाँ साफ नहीं होती हैं। दूसरा आप देखो, कहीं अगर वो ट्रेसिंग ग्राउंड पे चला गया या कहीं मिट्टी में दब गया तो वो प्लास्टिक कभी भी उसका मतलब डिजोल्व नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। और कभी पशु खा लेते हैं, कोई गायें खा गई, कोई जानवर खा गए, और निश्चित रूप से खाने के बाद जब उनके अंदर बीमारी आती है और फिर जब वो बेचारी जो मूक जानवर है वो भी मरता है। ये कई चीज़ें हैं। और पर्यावरण जो पूरा हिंदुस्तान में पर्यावरण का सुधार अगर लाना है, हरा भरा पूरा हिंदुस्तान को करना है, तो प्लास्टिक की रोक लगाना आवश्यक है। इसी कड़ी में ये चाय वाले हमने बंधुओं को समझाया कि भाई आप भी हमारे इसमें भागीदार बने और कम से कम आपका किसी में रूल कम से कम आपकी तरफ से तो मिट्टी के कुल्हड़ में निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इनको हटाया जाएगा, इनके चालान किए जाएंगे। कोरोना पर भारी पड़ रही है आस्था, रोक के बावजूद पुष्कर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पुष्कर पशु मेला निरस्त होने के बाद पंचतीर्थ स्नान के लिए श्रद्धालुओं की आवक हुई तेज। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने पुष्कर पशु मेला भले ही निरस्त कर दिया है, लेकिन पुष्कर के बाजारों, घाटों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवक बढ़ने के साथ ही कोरोना संक्रमण भी तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं पवित्र सरोवर में कार्तिक पंचतीर्थ स्नान कल 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान के साथ संपन्न होगा, जिसको लेकर देश भर से यात्रियों के पुष्कर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कार्तिक पंचतीर्थ महास्नान को लेकर देश भर से श्रद्धालुओं का आस्था का दामन थाम पुष्कर आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके चलते सरोवर के किनारे घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। कार्तिक माह के दौरान पुष्कर सरोवर पर तर्पण, श्राद्ध और पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। ऐसे में देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को स्थानीय प्रशासन और तीर्थ पुरोहित कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील कर रहे हैं। कल से वो हर साल की बात ही है, एकादशी से पूर्णिमा तक का मेला बढ़ता है, लेकिन इस बार महामारी को देखते हुए गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है उसी का पालना करेंगे। जैसा यात्रियों के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई पहले सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मेला तो हर साल बढ़ता है, अब पे जो देखो भगवान का जैसा हुक्म होगा, गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, यात्रियों से भी निवेदन है, या जो आएंगे दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें। यही है हमारी तो भगवान से प्रार्थना कि इस महामारी को जल्द से जल्द शांत करें। विजय सिंह मनोत, बेंगलोर से हम सहपरिवार पुष्कर आए हैं दर्शन के लिए। एक हमारे लिए एक बहुत महान तीर्थ स्थान है। कोरोना को देखते हुए भी सारी जिम्मेदारी के साथ, मास्क के साथ, और हमने गाड़ियों में फेस शील्ड भी लगा रखे हैं, प्लेन में और में पूरी सुविधा के साथ हम लोग, क्योंकि ये जो है तीर्थ स्थान ये बहुत बड़ा है और इतनी मान्यता रखता है कि हम इससे वंचित नहीं रह सकते। और यहाँ पे आकर के हमें जो सुकून मिलता है वो ब्राह्मणों की पूजा से, इनकी भावना से। ये इतने भक्तिमान पूजा करवाते हैं आए गयों का, कहीं कोई चीटिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं। अपने भाव अनुसार जो भी हम भक्ति में डालते हैं वो अपनी श्रद्धा से पूजा करवाते हैं। और ऐसा तीर्थ स्थान मैंने दूसरा हिंदुस्तान में नहीं देखा। हम सहपरिवार सबके आभारी हैं, यहाँ के मंत्रीगण के आभारी हैं, यहाँ के ट्रस्टियों के आभारी हैं। और इसी के साथ मैं सबसे यही करता हूँ, कोरोना में सेफ्टी रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, जो हम भी रख रहे हैं और हम उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। आप जयपुर वास्तव है, हमें जयपुर में रहते हैं। आज मेरा पिताजी का पुण्यतिथि है, इसके लिए पुष्कर आया हूँ। मैं आके पंडित जी का सहाय लेके मैं अपना कार्य संपन्न कर चुका हूँ। पुष्कर के हर साल आता हूँ मैं, अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए। यहाँ अभी ये कार्यक्रम करने के लिए मेरे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ब्रह्मा टेम्पल भी देख के आना, ये धरती में एक ही जगह ब्रह्मा टेम्पल देखने को मिलता है, तो हर साल यहाँ आके एक कार्यक्रम करके ब्रह्मा जी का दर्शन करके जाते हैं हमें, तो हमें अच्छा लगता है।
सोमवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने नगर के बाजारों, घाटों, मेला मैदान क्षेत्र का निरीक्षण कर कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर व्यवस्थाओं को परखा और एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को संबंधित दिशा निर्देश दिए। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक होने वाले धार्मिक पंचतीर्थ स्नान पर फिलहाल किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन भीड़ को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। एक और जहां मेला नहीं भरने की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, वहीं भीड़ को रोकने के लिए कस्बे के अंदर जाने वाले सभी मार्गों पर ठीक उसी तरह की बैरिकेडिंग लगा दी गई है जैसी लॉकडाउन में लगाई गई थी। उधर पंचतीर्थ स्नान से पहले ही नगर में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ से प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। प्रशासन ने पंचतीर्थ स्नान के लिए श्रद्धालुओं से पुष्कर नहीं आने की अपील की है। प्रशासन की ओर से बार बार एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़, तहसीलदार अरविंद कविया, सीओ ग्रामीण रामनिवास विश्नोई, थाना अधिकारी राजेश मीणा, ईओ अभिषेक गहलोत आदि आला अधिकारी नगर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा कर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए समझाइश कर रहे हैं। देखिए, कार्तिक माह में पुष्कर में स्नान करने वाले और पूजा अर्चना करने वालों की काफ़ी भीड़ होती है और इस बार आधिकारिक रूप से पुष्कर मेला को निरस्त किया जा चुका है। उसके बावजूद भी लोग भारी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग बार बार लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और यदि कोई आवश्यकता नहीं हो तो आप बाहर नहीं घूमें। आपने देखा है कि अभी 144 भी इम्पोज कर दी है, कहीं भी 5 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। इस संदर्भ में भी एक जागरूकता फैलाने का या समझाइश करने का एक ये अभियान था। सर, एक शादियों को लेकर जो विशेष राज्य सरकार ने आदेश दिए उस संबंध में कोई जानकारी? देखिए, ऐसा है, सरकार के क्लियर कट डायरेक्शन है कि कोई भी आप शादी करेंगे तो जो रेस्पेक्टिव एसडीएम होगा उनको आप इंटीमेट करेंगे और उसमें 100 व्यक्ति से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे और उस शादी की बाकायदा एक वीडियोग्राफी करवाएंगे। यदि प्रशासन उचित समझता है तो प्रशासन भी अपने लेवल पे वीडियोग्राफी करवा सकता है। सभी लोग मास्क लगा के रखेंगे, मीन्स नो मास्क नो एंट्री, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे और जैसे ही कोई भी जो एंट्रेंस या जहाँ पर होगा वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग भी होगी। ठीक सर। गौरतलब है कि कार्तिक एकादशी 25 नवंबर से कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर तक तीर्थ नगरी पुष्कर में धार्मिक मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर प्रशासन किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। इसी के चलते पुष्कर उपखंड क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी है वृक्षारोपण। केंद्रीय कारागृह में किया गया विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने कहा कि बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना आवश्यक है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान जवाहर फाउंडेशन और पूर्वांचल जनचेतना समिति द्वारा क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत केंद्रीय कारागृह परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में औपचारिक बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए आयुर्वेद का काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है। यह सब हमें पेड़ों की देन है। के माध्यम से यहाँ तकरीबन 500 से भी अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जो भी बंदी हैं सभी बंदियों के नाम यहाँ लिखे गए हैं। उन्होंने खुद ने अपना पेड़ लगाया है, तो अब वो इससे अटैच रहेंगे और वो ये चाहेंगे कि हमारा पेड़ जल्दी बड़ा हो। ये एक जो इतना यूनिक आइडिया लिया गया है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब ये बंदी लोग खुद ही अपने पेड़ को बड़ा करेंगे, उसको ऊंचा करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और ये जो जवाहर फाउंडेशन ने जो 500 पेड़ यहाँ लगवाने के लिए करा है और ये सारे के सारे जो पेड़ हैं वो हैदराबाद से मंगवाए गए हैं, तो ये आंध्रा से मंगवाए गए हैं, तो आमले के और आम के। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह से बाहर से पेड़ मंगवा के यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। वृक्षारोपण कार्यक्रम में नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि मानव निजी स्वार्थवश पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसके भविष्य में घातक परिणाम होंगे। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की पहल करनी चाहिए। कितने पौधे लगाए आज 500 पौधे आम और आंवले के लगाकर एक बागान के रूप में विकसित करने के लिए जवाहर फाउंडेशन की तरफ से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें माननीय संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीना जी, पुलिस अधीक्षक आदरणीय राष्ट्रदीप जी, नगर निगम आयुक्त कुशाल यादव जी और DIG SOG डॉक्टर रोहितास जी के और प्रीति मैडम जो हॉस्पिटल जेल सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं और जवाहर फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर एक आम और आंवले का बागान विकसित किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में कैदियों को एक पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके और यहाँ पर अचार और मुरब्बे का एक छोटा लघु उद्योग बनाया जा सके। शिव कुमार बंसल, जवाहर फाउंडेशन। इस अवसर पर राजस्थान पुलिस के उप महानिरीक्षक डॉक्टर रोहित ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक पेड़ लगाना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने कहा कि वृक्षारोपण के बाद वृक्षों की देखभाल करना आवश्यक है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। केंद्रीय कारागृह की अधीक्षक प्रीति चौधरी ने बताया कि जेल परिसर में प्रत्येक कैदी को देखभाल के लिए एक पेड़ आवंटित किया गया है। पूर्वांचल जनचेतना समिति के महासचिव शिव कुमार बंसल ने बताया कि क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर कार्यक्रम के तहत केंद्रीय कारागृह परिसर में 500 आम और आंवला के पेड़ लगाकर आम और आंवला का बागान विकसित किया जाएगा, जिससे भविष्य में बंदियों को पौष्टिक आहार मिल सके। केंद्रीय कारागृह में आंवला एवं आम का अचार और मुरब्बा उद्योग लगाया जा सके। इस अवसर पर सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए जवाहर फाउंडेशन की ओर से कैदियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और दस्ताने संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीना प्रधान ने केंद्रीय कारागृह की अधीक्षक प्रीता चौधरी को भेंट किए। इस अवसर पर केंद्रीय कारागृह अधीक्षक प्रीति चौधरी, जेलर नरेंद्र स्वामी, महिला जेल जैसर प्रियंका चौधरी, समिति के मैनेजिंग ट्रस्टी रजनीश वर्मा, अध्यक्ष राजेंद्र गोयल, महासचिव शिव कुमार बंसल, सबा खान, महेश चौहान, मामरा सेन, सौरभ यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सर आज पौधारोपण किया गया, किनकी ओर से किया गया, कितने पौधे लगाए गए हैं? आज 500 पौधे बता रहे हैं जी। 500 पौधे लगाए हैं और आने वाले समय में इन पौधों से जो भी उपज आएगी वो कैदियों के काम आएगी। बड़ी सोच है, अच्छी सोच है जी। सर लगातार जेलों में मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है, इसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, आज मेरी विजिट इसी के लिए है। हम DOIT के सीनियर अधिकारियों के साथ में जॉइंट विजिट कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ द स्मार्ट अजमेरियन का सामाजिक सरोकार। द स्मार्ट अजमेरियन ने गरीबों को कराया भोजन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। द स्मार्ट अजमेरियन द्वारा कोरोना काल में निर्धन और पैसे की कमी से जूझते हुए लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर उनकी कुछ सहायता की भावना से लगातार सामाजिक सरोकार निभाए जा रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को पड़ाव स्थित रैन बसेरा के पास इंदिरा रसोई में लगभग 300 लोगों के भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई, जिसमें गरीब, मजदूर, ई रिक्शा चालक और बाहर से आए यात्रियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक भोजन कराया गया। संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि आज के भोजन में चना मसाला, दाल, अचार और रोटी आदि संस्था के सदस्यों ने अपने हाथों से परोसकर सेवा की। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी, गुलजीत सिंह छाबड़ा, दिनेश के शर्मा, शीला चौधरी, अविनाश शर्मा, दीपा पारवानी आदि ने अपना सहयोग देते हुए सेवा की। आज द स्मार्ट अजमेर की तरफ से पड़ाव स्थित इंदिरा रसोई में निःशुल्क लगभग 250-300 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ये कार्यक्रम हमने स्मार्ट अजमेर के सुरक्षा हरिराम कोरवानी की दादी जी की 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रखा है। कोरवानी जी चाहते थे कि कोरोना महामारी के चलते जो गरीब और निर्धन मजदूर लोगों को जो परेशानी आ रही है आर्थिक स्थिति में, उस कारण उन्होंने आज ये भोजन की व्यवस्था की है। इससे पहले भी हमने ये बस स्टैंड और जवाहरलाल नेहरू में निःशुल्क भोजन कराया था इंदिरा रसोई में। उसी कड़ी में चलते हुए आज पड़ाव स्थित इंदिरा रसोई में हमने कार्यक्रम किया है, जिसमें 250 सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ जो 3 बजे तक चलेगा और लगभग 250-300 लोगों का हमारा ये कार्यक्रम है।
और जो भी इसका खर्चा आएगा उसका स्मार्ट अर्जेंट वहन करेगी, आज पूरे पेमेंट करेगी। देव उठनी एकादशी पर अजमेर शहर में होंगी लगभग 500 शादियां। विवाह समारोह के आयोजनों में कहीं दिखी गाइडलाइन की पालना तो कहीं दिखी अवहेलना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। बुधवार को देव उठनी एकादशी यानी देव उठनी 11 को अबूझ सावे के साथ विवाह समारोह के आयोजन प्रारंभ होने जा रहे हैं। कल यानी बुधवार को अजमेर में लगभग 500 शादियां होने जा रही हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 100 से ज़्यादा लोग शादियों में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। सड़कों पर बैंड बाजों के साथ किसी भी तरह के प्रोसेशन की इजाज़त नहीं है। लेकिन आज शहर में शादियों की धूम से पूर्व कलश जैसे आयोजनों का निर्वहन किया गया। बैंड बाजा और ढोल के साथ सैकड़ों लोग सड़कों से गुजरे। कहीं मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नजर आई तो कहीं अवहेलना। इन सब के बीच शादी समारोह का आयोजन हो रहे हैं। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर कोरोना से बचना तो स्वयं को ही है। इसलिए गाइडलाइन का पालन करते हुए खुशियों के आयोजन करें। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।